नया रास्ता का तीसरा अध्याय शुरू होता है जब अमित और मायाराम जी मीनू को देखने के बाद अपने घर पहुंचते हैं। वहां से ये बात शुरू होती है। तो अब चलिए पढ़ते हैं तीसरा अध्याय। अमित व मायाराम जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कोई सज्जन उनका इंतजार कर रहे थे। बात करने पर पता चला कि वे उसी शहर के एक धनी व्यक्ति थे जिनका नाम धनीमल था। मायाराम जी व धनीमल जी की कुछ समय तक बातें होती रहीं। धनीमल जी अपनी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर आए थे। उन्होंने उसका फोटो मायाराम जी के सामने रख दिया। शादी में 5 लाख रुपए लगाने के लिए कहा। पहले के जमाने में 5 लाख रुपए बहुत होते थे जिस समय ये उपन्यास लिखा गया। मायाराम जी दहेज विरोधी थे। दहेज मैंने बताया है क्या होता है, डाउरी। दहेज विरोधी थे। उन्होंने धनीमल जी से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम अभी एक लड़की देखकर आए हैं, पसंद भी आ गई है सबको। वे नहीं चाहते थे कि एक बड़े घर की लड़की लेकर वे अपने बेटे को बेच डाले। उसके पांवों में वे बेड़ियां नहीं डालना चाहते। अब ये पांवों में बेड़ियां नहीं डालने का मतलब समझिए, जब बड़े घर की लड़की से शादी करेंगे तो कौन ज्यादा कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो बड़े घर की लड़की ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगी, उसके बेटे को ज्यादा प्रभाव डालेगी और बेटे को भी उसकी हर बात माननी पड़ेगी क्योंकि उसके पिता बहुत अमीर आदमी है। तो इस तरह से वो अपने बेटे के पैरों में जंजीर नहीं डालना चाहते, कोई बंधन नहीं डालना चाहते थे। मायाराम जी के मना करने पर भी धनीमल जी ने कहा, मेरी तो बस 3 बेटियां ही हैं, मेरे मरने के बाद सब कुछ इन्हीं का है। ये इसलिए कह रहे धनीमल जी जिससे कि उनको पता चले कि मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, इतना धन है, ये सब कुछ उन बेटियों को ही मिलेगा मेरे मरने के बाद। तो और लालच देने की कोशिश करते हैं। ठीक है। यह कहकर वे उठ खड़े हुए और चलते चलते कह गए कि आप विचार कर लीजिएगा, मैं कल आकर मालूम कर लूंगा। सरिता का फोटो उनके सामने था। माताजी, पिताजी, अमित व उसकी बहन सभी ने उस पर विचार किया। उनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी पिताजी बोले, भाई लड़की तो मीनू भी अच्छी है, साधारण परिवार की है, तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी है, काफी गुणवती लगती है, उसके बात करने का तौर तरीका मुझे बहुत पसंद आया। माताजी शायद कुछ पैसे की तरफ झुक चुकी थी। वह बोली, रूप रंग में तो धनीमल जी की लड़की भी नहीं है, कम नहीं है। फोटो दिखाते हुए बोली, देखो फोटो कैसे तीखे नाक नक्श हैं इसके, और भाई तौर तरीके आदत का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। तभी अमित की बहन मीनू का फोटो भी उठा लाई। सरिता और मीनू दोनों के फोटो सामने रखकर देखने लगी। सरिता के कटे बाल उसके चेहरे की सुंदरता बढ़ा रहे थे, पर नाक नक्श में मीनू से ज्यादा अच्छी नहीं थी। तभी अमित ने माताजी से प्रश्न किया, मां, बड़े घर की लड़की क्या तुम्हारे साथ रह सकेगी? क्या हमारे घर के वातावरण में घुल मिल सकेगी? मां को लगा शायद अमित सरिता के रिश्ते को तैयार नहीं है, इसलिए वह बोली, बेटे व्यवहार का तो किसी का भी पता नहीं है, न तो सरिता के बारे में ही कुछ कहा जा सकता है और न ही मीनू के बारे में। व्यवहार का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। फिर भी मां, देख लो तुम्ही, कहकर अमित चुप हो गया। उसके पिताजी को भी इस बात का आभास हो रहा था कि बड़े घर की लड़की जो ढेर सारा दहेज
अपने साथ लाएगी, शायद परिवार वालों के साथ मिलजुल कर न रह सके। परंतु अमित की मां ने तो धन के सपने देखने शुरू कर दिए थे, इसलिए उनके तर्कों के सामने मायाराम जी की एक न चली। इसलिए उनके तर्कों के सामने, मतलब किसके तर्क? मां के तर्क, क्योंकि वो पूरी तरह से मां धन की तरफ झुक चुकी थी। धनीमल के प्रस्ताव में जिसमें उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपए लगाने वाले हैं, तो ये सारी बातें सुनी है मां ने, तो मां का झुकाव सरिता की तरफ ज्यादा हो गया। इसलिए वो ऐसे ऐसे तर्क दे रही थी जिससे मायाराम जी की भी एक नहीं चली। फिर आ जाते हैं, अंत में यही निश्चय किया गया कि सरिता का रिश्ता मंजूर किया जाए और मीनू के यहां मना करने का पत्र लिख दिया जाए। लड़के वालों के दिल में भी अंतर्द्वंद होता है। जब किसी लड़की को देखने के बाद उसका रिश्ता लेने से इनकार कर देते हैं, यही अंतर्द्वंद अमित के परिवार के सदस्यों के हृदय में था। तो अब यहां पर देखिए एक विषय अंतर्द्वंद, अभी आपने पिछले 2 अध्यायों में 2 अलग अलग जगहों पर अंतर्द्वंद देखा। एक तो मीनू के हृदय में, दूसरा आशा के मन में। अभी यहां पर कहते हैं कि जब कोई लड़के वाला किसी लड़की को देखकर आता है, पसंद आ जाती है, फिर भी उसे विवाह से इनकार करना होता है, तो बड़ी कठिन परिस्थिति होती है। कैसे किसी की लड़की को देखा और फिर इनकार कर दें, तो एक वही इनकार करने का कौन सा तरीका सही होगा, यही सब सोचने की बातें अमित के परिवार के सदस्यों के हृदय में चल रही थी कि क्या करें। मीनू के यहाँ फिर से आ जाते हैं, मीनू के यहाँ कैसे मना किया जाए, सभी इसी सोच में लगे थे। तभी माताजी को एक युक्ति सूझी। वह बोली, मीनू की बहन कैसी लगी? मीनू की बहन तो मीनू से ज्यादा सुंदर है ही, पिताजी ने उत्तर दिया। पर तुम यह सब क्यों पूछ रही हो? रिश्ता मीनू का लेने गए थे, ना कि उसकी बहन का। अरे तुम समझते नहीं हो, माताजी बोली। कल ही उन्हें पत्र लिख दो कि हमें तुम्हारी छोटी बेटी पसंद है। यदि आप हमारे यहाँ शादी करना चाहते हैं तो मीनू से नहीं बल्कि आशा से कर दें। देखिए मन में किस तरह की साजिश चलती है, किस तरह का षड्यंत्र चल रहा है माताजी के मन। किस तरह से ऐसा तरीका लगाना चाहते हैं कि हम इनकार भी कर दें और किसी को ये पता भी ना चले कि मैंने क्यों इनकार किया, तो मेरी जगह वही लोग मना कर दें। तो कहते हैं, पिताजी पूछते हैं कि आशा के बारे में कहूं तो इससे क्या होगा? तो ये फिर से यहां देखें, तो इससे क्या होगा? पिताजी बड़े विस्मित यानी आश्चर्यचकित होकर के बोले, विस्मित स्वर में, आश्चर्यचकित स्वर में बोले, अरे होगा क्या, छोटी बेटी की शादी बड़ी से पहले थोड़े ना कर देंगे, बस रिश्ता अपने आप ही छूट जाएगा। माताजी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बोली, जैसे उन्होंने कोई महत्वपूर्ण योजना बनाई हो। प्रसन्न मुद्रा, मुद्रा माने प्रसन्न, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मुद्रा में उन्होंने बताया। परंतु परंतु यह क्रूर योजना पिताजी की समझ में नहीं आई। वह किसी लड़की वाले का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, परंतु पत्नी के जोर देने पर उन्हें पत्र लिखना ही पड़ा। पत्र लिखते समय पिताजी बोले, अरे अमित की मां, मुझसे तो यह सब नहीं हो पा रहा है। देखो ना, हमारी भी तो बेटी मधु है। यदि कोई हमारे साथ ऐसा करे तो क्या बीतेगी हमारे दिल पर। मां गर्दन हिलाकर बोली, तुम तो बहुत कोमल दिल के हो। जब पैसा पास होता है तो कोई लड़की घर में नहीं बैठी रहती है, अच्छी से अच्छी जगह रिश्ता हो ही जाता है। अमित की मां पिताजी को उकसाती रही और पत्र लिखने को मजबूर कर दिया। पत्र लिखने के बाद पिताजी को लगा कि शायद उनसे कोई घोर अपराध हो गया हो। घोर अपराध माने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो, बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। उनकी मनः स्थिति माने उनके मन की स्थिति बहुत विकल यानी व्याकुल हो गई, बेचैन हो गए वो कि मैंने कोई बहुत बड़ा गलत काम किया। उन्हें आभास था उस पीड़ा का, वो महसूस कर सकते थे।
उस पीड़ा का, उस दुख का जो पत्र मिलने के बाद लड़की वालों को होना था। तो देखिए कितनी मानवतापूर्ण बात बताई है माया राम जी के चरित्र के बारे में कि वो कितना सोचते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो इस तरह से ये अध्याय यही खत्म होता है। अगला अध्याय फिर हम आगे करेंगे। ठीक है।